हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और आज अगेन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ऑल्दो ये इंसिडेंट जो है ना कुछ दिनों पहले ही हो गया था, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सारे डेवलपमेंट्स को कंपाइल करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे आपको एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इंसिडेंट क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसके फर्दरेंस में क्या क्या चीज़ें अभी तक बोली गई है, अनाउंस करी गई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बेसिकली अभी हाल ही में उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट ये रहा है सभी के लिए और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक इंसिडेंट रहा है। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एक्सीडेंट ये रहा है इंडियन रेलवे हिस्ट्री में। तो इसी के बारे में जानने वाले द हाउ एंड द वाई, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी चीज़ के बारे में इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार एकदम ना कहना चाहिए कि एकदम लोगों को झकझोर के रख देने वाली ये तस्वीरें हैं जब निकल के आई थी, जब पता चला था लगभग 280 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर डेड डिक्लेयर किए जा चुके हैं। और ये देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ का पूरा मंज़र वो हो रखा था कि एक के ऊपर एक ट्रेन की बोगियाँ चढ़ गई, इधर उधर गिरी पड़ी हैं, जितने इंजर्ड हैं उनको ले जाया जा रहा था। और वहाँ के जो पास का जो हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे तो ऐसा हो गया कि जितने ज़्यादा ये इंजर्ड लोग थे वहाँ से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है ना कि उसका भी एक अपना अलग प्रॉब्लम चल रहा है। हालांकि हम यहाँ जानते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ क्या। तो ये जो पूरा क्रैश हुआ ना, ट्रेन का जो क्रैश हुआ, उसमें 3 ट्रेनें इन्वॉल्व थी। एक तो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन्वॉल्व थी, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरमंडल एक्सप्रेस इसका नाम है वो इन्वॉल्व थी, और गुड्स ट्रेन एक गुड्स ट्रेन यानी जो मालगाड़ी हम कहते हैं वो इन्वॉल्व थी। तो एक हावड़ा बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, कोरमंडल एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी जो होती है। तो लगभग बताया गया कि 288 पीपल्स हैव बिन किल्ड और 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं यहाँ पर। ये तीनों ट्रेन के कोलिजन के जो इंसिडेंट हुआ था उसके। अब ये कहाँ पे हुआ, तो ये देखिए ये बेसिकली हुआ है बहानगर बाज़ार स्टेशन, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और जो कि ना खड़गपुर रेलवे डिवीज़न के अंदर में। आपको पता होगा कि जो रेलवेज़ के भी जोन है ना वो अलग अलग डिविजन्स में, जोन्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो जो खड़गपुर का जो जोन है ना, उस रेलवे जोन है उसमें आता है ये बालासोर का डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल से आप यहाँ से बालेश्वर, ये जो है ना बालासोर, यहीं से आप बेसिकली क्या करते हो, यहीं से आप एंटर करते हो बालासोर के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको डिस्ट्रिक्ट को भी हाँ जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से एंटर हुआ बालासोर की तरफ, और ये आपको बालेश्वर देखने को मिलेगा। सीधे आप आओगे बालेश्वर और सीधे ये है आपका बहानागा। तो ये जो स्पॉट है ना बहानागा का, बहानागा में जो है वो ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी के बारे में ना आप जानने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको एक छोटे से ड्राइंग से बताता हूँ कि एक्सीडेंट ये हुआ कैसे। तो देखिए ये बहानागा स्टेशन में ना देखिए 3 तरीके की लाइन होती है। 2 तो ये मेन लाइन होती है, ठीक है, ये जो सीधी आपको जाती हुई दिख रही है ना, ये दोनों मेन लाइन होती है। एक को आप कहते हो अप लाइन और एक को आप कहते हो डाउन लाइन। यानी कि यहाँ पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी वो अप लाइन में जा रही थी, और जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, वो आपको डाउन लाइन में दिख रही है जाते हुए टुवर्ड्स हावड़ा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं बता पाऊँ। चलिए यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए ये 2 तो मेन लाइन हो गई, इसके अलावा आप साइड में देख रहे होंगे ना, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। इसको कहा जाता है लूप। यानी कि जैसे कोई एक ट्रेन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे एक स्टेशनरी ट्रेन, जैसे जो पहले इंपॉर्टेंट ट्रेन है उसको यहाँ से पास करने दिया जाए, और जो कम इंपॉर्टेंट ट्रेन है उसको ये लूप में जो है ना वो थोड़े समय के लिए आप रोक करके रख सकते हो। ये बेसिकली फंडा होता है। तो हो ये रहा था कि एक ना ये लूप वाला जो एरिया है यहाँ पे एक ऑलरेडी गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, यानी एक मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी टू गिव वे टू द कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस को टुवर्ड्स चेन्नई जाना था, और ये थोड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है तो इसको यहाँ से निकलना था। अब हुआ क्या कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पे आ रही थी ना, एक तो इसको बहानगा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रुकना नहीं था, इसको जल्दी से पास करना था। तो क्या हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसी बहानगा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करी तो उसको यहाँ से अप लाइन की तरफ सीधा निकल जाना था,
मतलब उसको यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए था अपलाइन में सीधा, लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू सिग्नल और जो ट्रैक होता है ना, सिग्नल की वजह से और थोड़ा ट्रैक चेंज करने की वजह से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है ना वो इस लूप के तरफ आ गई, इस लूप में यहाँ पर आई और इस गुड्स ट्रेन के साथ जो है वो क्रैश हो गई। अब जब क्रैश हुई ना तो क्या हुआ कि ट्रेन का कुछ हिस्सा तो वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और कोरोमंडल एक्सप्रेस का कुछ डब्बे जो है पीछे के जो कोचेज होते हैं वो सब इस ट्रैक, ये वाला जो डाउन वाला ट्रैक है इसके ऊपर भी जा करके गिर गए। अब जब गिर गए तो क्या हुआ कि अब यशवंतपुर एक्सप्रेस जो थी उसको तो पता नहीं था, यानी जो बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस थी उसको तो पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो रखा है, वो भी स्पीड में आ रही थी और क्योंकि यहाँ पे सारे डब्बे जो कोचेज़ वगैरह होते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के वो बिखरे पड़े हुए थे, तो वो जा करके उससे टकरा गई और यहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस भी जो है ना वो डीरेल हो गए। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये एक्सीडेंट हुआ। अब ये सारी चीज़ों में बताया जा रहा है फॉल्ट ना कुछ चीज़ का। अब ये जो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ ना, ये कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे रेलवे अथॉरिटीज़ ने बताया है और बोला गया कि ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ ये मेजरली सिग्नल की फॉल्ट की वजह से और दूसरा जो है ना वो ट्रैक चेंज कर देने की वजह से हुआ। क्योंकि अगर सब कुछ सही रहता तो उस केस में ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना ये सीधा यहाँ पे निकल जाती अप लाइन से, इधर लूप में नहीं जाना होता। लेकिन क्या हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ये लूप वाले लाइन में चले गई, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन खड़ी थी, उससे जा करके वो कोलिजन हो गया उसका। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। अब इसके अलावा ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था, दबाव था ये फाइंड आउट करना कि रूट कॉज क्या है, कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ये किस वजह से हुआ। तो उसी को लेकर के जो यूनियन हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बोला कि रूट कॉज जो है ना इस पूरे उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और उन्होंने बोला कि समवन यानी कोई तो है जिसने इसमें ट्रैक्स में चेंजेस किए, सिग्नलिंग में चेंजेस किए, टू द पॉइंट मशीन में चेंज किया, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रैक में भी चेंजेस किए, जिसकी वजह से ये कोलिजन हो गया है। लेकिन अभी ये किसी ह्यूमन की वजह से हुआ है या फिर और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो चीज़ का तो नहीं पता चला। देखो आपको कारण पता चल गया कि किस वजह से हुआ, लेकिन ये ह्यूमन की वजह से हुआ है या फिर आप कहो कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, वो अभी क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ एक सवाल और आ रहा था कि क्या ये डेलिब्रेट एक्शन है, जानबूझ के किसी ने ये किया है, सैबोटेज किया है, यानी जानबूझ करके उसको ख़राब करने की कोशिश करी गई है। तो ये चीज़ को लेकर के ना रेलवे मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला कि द रूट कॉज तो हमको आइडेंटिफाई पता चल गया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कहीं ना कहीं। हाउएवर इसके नाम, जो भी नाम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया उसके बारे में कोई भी अभी क्लैरिटी यहाँ पर पता नहीं चली है। जो कमिश्नर है रेलवे सेफ्टी के वो जो है इस पर्सपेक्टिव में जो है ना एक स्टेटमेंट ज़रूर देंगे, पब्लिक स्टेटमेंट ज़रूर देंगे। लेकिन जो हमारे रेलवे मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि किस कारण से ये हादसा किया गया है उसकी भी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी, यानी कि जांच तो हो ही रही है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट तो आएगी और उसमें रीज़न भी पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि किस वजह से हुआ और किन लोगों की वजह से हुआ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पता चल जाएंगी। इसके अलावा ना जब ये एक्सीडेंट हुआ इसके तुरंत बाद से ही कवच एक नाम है जो ना बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा था। तो ये कवच का क्या मतलब है, कवच का मीनिंग क्या है, क्यों ज़्यादा नाम निकल के आ रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो कवच जो है ना बेसिकली इंडियाज़ वेरी ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि जब ट्रेन वगैरह चल रही होती है ना, ट्रेन वगैरह को कोलिजन से बचाने के लिए ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम एक लाया गया है और उसी का नाम कवच रखा गया। और इसको बेसिकली जो जाना जाता है वो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जाता है और इसी का नाम जो है ना कवच रखा गया। कवच यानी कि आर्मर ही हमको चीज़ों से बचाता है, कवच प्रोटेक्ट करता है। तो इसी वजह से इसको, इस पूरे सिस्टम को ना कवच का नाम दिया गया। इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये सारे लोकोमोटिव्स यानी कि ट्रेन के इंजनों में जो है ना इनको इंस्टॉल किया जाता है, जो कि सिग्नल सिस्टम पे काम करते हैं, जिसमें सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको रोल जो है वो देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ पे ये लोग काम करते हैं। बेसिकली क्या होता है, दो लोकोमोटिव्स में यानी दो इंजन्स में, ट्रेन के इंजन के अंदर आप ये कवच सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हो। ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं थ्रू सैटेलाइट और उससे होता क्या है, आसपास कोई भी ट्रेन वगैरह चल रही है ना तो वो सिग्नल दे देते हैं कि पास में कोई ट्रेन है और वार्निंग मिल जाती है एक ट्रेन के पायलट को। मान लो कि यहाँ पे अगर कवच इंस्टॉल रहता ना तो
जो आपका यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही है, जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, कहीं ना कहीं उसको सिग्नल मिल जाता कि आगे एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे जो है ड्राइवर ब्रेक्स को लगा सकता था। तो बेसिकली इस तरीके से ये जो पूरा कवच का सिस्टम है ना, ये काम करता है और ड्राइवर को पहले ही अलर्ट भेज देता है कि आगे या तो लाइन क्लियर नहीं है या तो सिग्नल नहीं है। इसी सब चीज़ को लेकर के ना वो ड्राइवर को ऑलरेडी जो है वो वार्निंग इशू कर देता है। और बेसिकली कवच के काम करने का तरीका ये है कि ये हर थोड़े सेकंड में ना, हर कुछ सेकंड में ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करते रहता है, ताकि उससे सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी कोई ट्रेन है, वो दो ट्रेन है एक दूसरे से सपोज 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो 200 किलोमीटर दूर की उनकी जो डिस्टेंस है वो तो आ गया कि अभी कितना दूर है, लेकिन रियल टाइम में वो पता भी तो चलना चाहिए ना कि मान लो कि ट्रेन अगर 100 किलोमीटर चल भी लिए तो अब दोनों ट्रेन के बीच में कितना है। तो रियल टाइम में जो है ना रिफ्रेश होते रहता है सिग्नल, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट टाइमिंग में ना ट्रेन्स कहाँ पर है, और इससे बहुत हद तक जो है वो जो कोलिजन्स है उनको अवॉइड किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि ये जो सिस्टम है ना वो आपको सिर्फ लोकोमोटिव्स या इंजन में इंस्टॉल्ड मिलते हैं, ये बहुत इसका ना कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको ट्रैक्स पे भी इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से और बेहतर तरीके से आप जो है ना वो ये कोलिजन को अवॉइड कर सकते हो। तो TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो कवच इसको नाम दिया गया। काम कैसे करता है ये तो आपको पता चल गया। अब ये जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ना, ऐसे ही कुछ सिस्टम जो आपको यूरोपियन ट्रेन्स में मिल जाएगा, यूरोपीय देश में मिल जाएगा, यूरोपियन ट्रेन को क्रैश होने से, कोलाइड होने से बचाने के लिए। और लेकिन जो ये जो कवच का सिस्टम है ना, ये हमने खुद ही बनाया। ये इंडिजीनियस एंटी कोलिजन डिवाइस है, मतलब हमने इसको इंडिया में ही बनाया है, हमने बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया। ऑल्दो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो तरीका है ये हमने यूरोप में देखा, लेकिन इसको बनाया पूरी तरीके से इंडिया में गया। इंडिजीनियस ये सिस्टम है। अब इसके बाद आप यहाँ पे खबर पे गौर करोगे ना, यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा कि जो रेलवे बोर्ड है और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर जो हैं रेलवे के, उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा मैटर हुआ ना, इसकी कहीं ना कहीं हम CBI की तरफ से जांच हो, इसका प्रोब हो, ऐसा रिकमेंड करेंगे। जो तीनों ट्रेन का कोलिजन हुआ है, उस ट्रेन का जो कोलिजन है वो कहीं ना कहीं CBI जांच करके यहाँ पे बताने वाली है। ये तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखो। और यहाँ पे ना अब देख रहे हैं कि एक्चुअल और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। एक तो हेल्पलाइन नंबर 139 को यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है, जो ना पूरी तरीके से यहाँ पे चालू रहेगा ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। साथ ही साथ जो है ना कुछ कॉम्पनसेशन जो रेल मिनिस्टर ने यहाँ पे जो एक्स ग्राटिया यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो है वो अनाउंस किया है कि 10 लाख तो मिलेगा उन लोगों को जिन लोगों की डेथ हो गई है। साथ ही साथ 2 लाख रुपए मिलेंगे जिन लोगों को गंभीर रूप से, जो लोग घायल हो गए यानी जिनको इंजरीज आई बहुत ज़्यादा उनको, और 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे जिन लोगों को माइनर इंजरीज आई है, यानी छोटी मोटी अगर इंजरीज आई है उनको भी मिलेगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पैसेंजर्स बीइंग टिकटलेस, यानी वो पैसेंजर्स जो विदाउट टिकट भी चढ़े थे ना, उन लोगों को भी यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिलेगा। ऐसा रेलवे स्पोक्स पर्सन अमिताभ शर्मा ने ये बताया। यानी रेलवे बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो टिकटलेस भी थे ना, यानी विदाउट टिकट भी जो लोग यात्रा कर रहे थे, यात्री उसमें बैठे हुए थे, उन लोगों को भी यहाँ पर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब भाई देखो, ये जो पूरा इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन अभी करंट न्यूज़ ऐसी है कि जिसके बारे में ना जो खुद यूनियन रेलवे मिनिस्टर उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद तीनों ट्रैक्स का काम वहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और उसमें से जो 2 ट्रैक्स हैव बीन मेड फिट टू कैरी ट्रेन, यानी 2 ट्रैक्स को ठीक कर दिया गया है, सारे बुलडोज़र वगैरह सब बुला के। बस ये है कि बाकी मेन लाइन का जो है ना वो आपको जो ओवरहेड वायरिंग रहती है वो सारी का थोड़ा मोड़ा काम बचा हुआ है, बाकी वो भी 1-2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। बोथ द अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक्स एट बालासोर एक्सीडेंट साइट्स हैव बीन रिपेयर्ड। सारी साइट्स यानी ट्रैक्स वगैरह को रिपेयर कर दिया गया है, बस कहीं कहीं की ओवरहेड केबलिंग जो है उसको करना बाकी है। और इसी के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करके हमको बताया था। देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो बस चालू करना बाकी है अभी। इसके अलावा क्या हुआ कि एक ना PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और फाइल कर दी गई है। जी हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट है में फाइल करी गई है, जिसमें बोला गया है कि एक ना इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए। अब ये जो PIL फाइल करी गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको फाइल करने वाले थे एडवोकेट
विशाल तिवारी, जिन्होंने बोला है कि सेंटर को एक डायरेक्शन देते हुए उन्होंने बोला है कि एक एक्सपर्ट कमीशन बनाया जाए जिसको एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेड करेंगे, जिसमें ना टेक्निकल मेंबर्स भी होनी चाहिए। टेक्निकल मेंबर्स का मतलब होता है जो लोग रेलवे से जुड़े हैं, जिनको नो हाउ है कि ट्रैक्स कैसे काम करते हैं, कैसे चेंज होता है ट्रैक वगैरह, वो सब की नो हाउ रहे, वैसा टेक्निकल मेंबर होने चाहिए, बेग योर पार्डन। और वो ताकि वो ना एनालाइज कर सके और रिव्यू कर सके कि क्या सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, किस टाइप के रिस्क में गाड़ी चल रही थी, ये सारा कुछ जो है ना वो सब पता चल सके। और साथ ही साथ रेलवे का जो सिस्टम है, प्रोटेक्शन सिस्टम, वो कितना कारगर था नहीं था, ये सारी चीज़ों के बारे में एक तो वो पता लगा है, और दूसरी ये चीज़ कि जो जो लैक्यूनास थे, जो जो चीज़ों का लैप्स था, उन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए और क्या क्या मैकेनिज़्म बनाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, उस सब की एक पूरी रिपोर्ट बनाया जाए। तो इस चीज़ के लिए एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई थी। साथ ही साथ मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो CM है ना, उन्होंने भी, जगन मोहन रेड्डी जी जो है, उन्होंने भी सेम 10 लाख रुपए टू ईच किन, यानी जितने लोग की डेथ हो गई उन लोगों को 10 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस तौर पे इंजर हुए उनको मिलेगा, और 1 लाख रुपए जो है जो माइनर इंजरीज भी सफ़र किया ना उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे तो आपको पैसा देगा ही देगा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला है कि वो भी प्रोवाइड करेंगे सबको रिलीफ पैकेज एक सॉर्ट ऑफ। और इसके अलावा कुछ जो अपडेट्स हैं ना वो ये हैं कि अब जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो रेलवे मिनिस्टर है उनका सस्पेंशन डिमांड, उनका इस्तीफ़ा डिमांड कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं। तो अभी कहीं बहुत सारी तरीके से ना जो सारी ऑपोजिशन पार्टियों कहीं ना कहीं अभी आरोप लगाने में लगी हुई हैं। और मीनवाइल जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी क्रैश साइट पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। साथ ही साथ जो रेलवे यूनियन मिनिस्टर उन्होंने बोला जब तक ये पूरा सभी को राहत कैंप्स तक नहीं पहुंचा दिया, जितने भी वहाँ पे सर्वाइवर्स हैं उनको नहीं पहुंचा दिया जाता राहत कैंप पे, और जब तक पूरा ट्रैक व्रैक बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक वो वहीं रहने वाले थे। और मे बी शायद अभी तक तो वो ट्रैक्स वगैरह बन गए होंगे और अब वो जाने के हिसाब में होंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आई है। तो विद दैट अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमोशन की, कि अगर आप अपना जज बनने का अगर आप ख्वाब लिए बैठे हैं, आप चाहते हैं जज बनना, तो हमारे पास इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मौजूद हैं यहाँ पर अनअकैडमी पे, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले सपने को क्लियर करने के लिए। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए और जुडिशरी के कोर्सेज जो आप लेना चाहते हैं उसको चेकआउट करिए और उसको अवेल ज़रूर करिए। अब देखिए जो प्राइजेज़ है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 13 जून से जो है वो प्राइजेज़ बढ़ने वाले हैं। तो आप अभी कम प्राइजेज़ का ना यहाँ पर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है WISH10, और आपकी जो विश है डिस्काउंटेड रेट्स पे इन कोर्सेज़ को अवेल करने की वो हो जाएगी पूरी। तो याद रखिए 13 जून से जो है ना प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो उसके पहले जो है आप प्लस कोर्सेज़ यहाँ पर बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशरी ओपन मॉक टेस्ट जो है वो 11 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। 11 बजे सुबह रहेगा, 11 जून को सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये है QR कोड, इसको आप स्कैन करिए और आप ना लगभग 1,25,000 तक के यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। तो जल्दी से आप एकदम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 11 जून को ये होने वाला है और 11 जून को आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अनिल खन्ना सर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है ऑनलाइन बैच 2023 की स्टार्ट होने वाली है। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइजेस पे जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अप टू 20% जो है आप यहाँ पर प्राइजेस पे छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड जुडिशरी मेंस के लिए लिंकिंग बैच, यहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करिए। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस, एकदम 9999 पे आपको ये अवेलेबल मिल रहा है। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आपकी जो इच्छा है डिस्काउंटेड रेट्स पे इसको अवेल करने की वो भी हो जाएगी पूरी। 5 जून से जो है बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से ही। इसके अलावा महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन बैच इसकी भी स्टार्ट हो रही है। सिर्फ 14,000 का यहाँ पर प्राइस है। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ
अपकमिंग बैचेस जो हैं वो 9 जून से स्टार्ट होने वाली है। महाराष्ट्र की बैच लाइव होने वाली है। इसके अलावा जून में एमपी और छत्तीसगढ़ के बैचेस जो है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा 25 जून से लिंकिंग लॉ रेगुलर बैचेस भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको यूज़ करना है कोड WISH10, तो आपको यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन में 20% तक ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सारे ही जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि जो बुक्स हैं वो हमने यहाँ पर कंपाइल करी है सारे लॉज को लेकर के। अनअकैडमी की बुक्स यहाँ पर आ गई हैं, ऑलमोस्ट प्रिंट होकर के रेडी है, बस कुछ समय के बाद ये जो है ना डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हमने ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करी है 5 जून, यानी आज से ये बैचेस स्टार्ट होने वाली है। ये रहा QR कोड, आप जा करके देख सकते हैं, अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप अपनी सीट्स को डिस्काउंटेड रेट्स पर यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स में बुक कर सकते हैं। देखिए 6 USPs ऑफ जुडिशरी। अनअकैडमी के जुडिशरी कोर्सेज में देखिए 35 लॉ, इन डेप्थ प्रिपरेशन, टॉपिक वाइज मेंस प्रिपरेशन, लिंकिंग ऑफ लॉ, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉ, लैंग्वेज क्लासेस, मेंस मॉक टेस्ट विथ एवेल्यूएशन और इंटरव्यू गाइडेंस। ये सब कुछ आपको मिल जाता है अगर आप अनअकैडमी के जुडिशरी के कोर्सेज लेते हैं तो। और ये हमारे पास आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। QR कोड को आप स्कैन करिए। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट मिल जाते हैं एज अपोज टू प्लस कोर्सेज। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आइकॉनिक कोर्सेज को ज़रूर चेकआउट करें और ये QR कोड को स्कैन करके आप इन कोर्सेज को ज़रूर देख सकते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।